ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है या शायद एक बुरे सपने से, इसका फैसला आपको करना है। इस रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल की गई घटनाएं आपके दिल की धड़कन बढ़ा सकती हैं। अगर आप अकेले हैं या कमजोर दिल के हैं तो कृपया इसे अभी बंद कर दें, क्योंकि एक बार जब आप इस स्टेशन पर उतर गए तो अगली ट्रेन शायद कभी नहीं आएगी। मेरा नाम आर्यन है, आर्यन मल्होत्रा। पेशे से मैं एक जर्नलिस्ट हूं और हकीकत की तलाश करना मेरा काम है। लेकिन उस रात जो मैंने देखा वो हकीकत नहीं थी। वो हकीकत से परे कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे शब्द नहीं दिए जा सकते। आज मैं ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर कल मैं न रहूं या मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे तो दुनिया को पता चले कि काला पहाड़ हॉल्ट पर उस रात क्या हुआ था। बात पिछले महीने की है। मुझे कोलकाता से रांची जाना था एक स्टोरी कवर करने के लिए। मेरी ट्रेन क्रिया योगा एक्सप्रेस रात के 11 बजे हावड़ा से खुलने वाली थी, लेकिन कोलकाता के ट्रैफिक ने मेरा खेल बिगाड़ दिया। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। मेरे पास दूसरा विकल्प था, एक पैसेंजर ट्रेन जो आधी रात के बाद जाने वाली थी और मुझे पुरुलिया तक छोड़ने वाली थी, जहां से मैं बस ले सकता था। मैंने वो ट्रेन पकड़ ली और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। थकान की वजह से मेरी आंख लग गई। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोया, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो बोगी पूरी तरह खाली थी। सन्नाटा ऐसा था कि मुझे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। ट्रेन रुकी हुई थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना कोहरा था, इतना घना कि हाथ भर की दूरी पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे लगा शायद पुरुलिया आ गया है। मैंने अपना बैग उठाया और नीचे उतर गया। जैसे ही मेरे पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े, ट्रेन चल पड़ी, बिना किसी हॉर्न के, बिना किसी आवाज के। बस हवा के सरकने जैसी हल्की सी आहट आई और ट्रेन कोहरे में गायब हो गई। और मैं अकेला रह गया। मैंने चारों तरफ देखा। ये पुरुलिया नहीं था। ये कोई बहुत छोटा और पुराना स्टेशन था। प्लेटफॉर्म की ईंटें उखड़ी हुई थीं। बिजली के खंभों पर लगी पीली लाइटें जल बुझ रही थी, जैसे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हों। स्टेशन के नाम वाले बोर्ड पर काई जमी थी और जंग लगे लोहे पर मुश्किल से लिखा था, काला पहाड़ हॉल्ट। मैंने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। स्क्रीन पर सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स ओनली लिखा आ रहा था। कोई है? मैंने आवाज दी। मेरी आवाज गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। ठंड बढ़ रही थी। अजीब बात यह थी कि हवा में एक बदबू थी, गीली लकड़ी और सड़े हुए मांस जैसी। मुझे लगा पास में कोई जानवर मरा होगा। मैं स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ बढ़ा। केबिन का दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक लालटेन जल रही थी। एक्सक्यूज मी, कोई है? मैंने दरवाजा धकेला। अंदर कोई नहीं था। मेज पर एक पुराना टेलीफोन रखा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। पास ही एक रजिस्टर खुला पड़ा था। मैंने रजिस्टर देखा। उसमें ट्रेनों की टाइमिंग लिखी थी। लेकिन जैसे ही मेरी नजर तारीख पर गई, मेरा दिमाग सन्न रह गया। आखिरी एंट्री 14 अक्टूबर 1998। ये कैसे हो सकता है? मेरे मुंह से निकला। क्या ये स्टेशन 25 साल से बंद है? अगर स्टेशन बंद है तो ये लालटेन किसने जलाई और वो ट्रेन मुझे यहां क्यों उतार गई? तभी मुझे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी पायल पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। मैं केबिन से बाहर आया। कोहरे के बीच मुझे एक आकृति दिखाई दी, एक औरत। उसने एक लाल रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन साड़ी बहुत पुरानी और मैली लग रही थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वो रो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई खराब मशीन रो रही हो। जी सुनिए, मैंने हिम्मत करके पूछा। वो अचानक चुप हो गई। सन्नाटा छा गया। क्या आप बता सकती हैं कि अगली ट्रेन कब आएगी? उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उस पल मेरे शरीर का सारा खून जैसे जम गया। उसका चेहरा था ही नहीं। जहां आंखें और नाक होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ सपाट चमड़ी थी। सिर्फ एक मुंह था जो एक गहरे काले गड्ढे जैसा खुला हुआ था, और उस मुंह से निकली आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी, यहां से जाने वाली ट्रेन कभी नहीं आती बाबूजी। मैं चीखा और पीछे की तरफ भागा। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं पटरी की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही पटरी पर उतरा मैंने देखा कि आगे जाकर पटरी गायब है। वहां कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ घना जंगल और खाई। मैं वापस प्लेटफॉर्म पर आया। वो औरत अब वहां नहीं थे, लेकिन बेंच पर खून के ताजे धब्बे थे। मैं समझ गया था कि मैं किसी गलत जगह फंस गया हूं। ये कोई स्टेशन नहीं, ये एक कब्रिस्तान है।
मैंने पास की दीवार पर लगे एक पुराने पोस्टर पर नजर डाली। वो एक मिसिंग पर्सन का पोस्टर था। मैंने ध्यान से देखा और मेरी सांस अटक गई। उस पोस्टर पर फोटो मेरी थी। नीचे लिखा था, लापता आर्यन मल्होत्रा, तारीख 14 अक्टूबर 1998। नहीं, ये झूठ है, मैं चिल्लाया। मैं तो 2024 में हूं। मैंने अपनी कलाई घड़ी देखी। स्क्रीन पर सिर्फ 1 साल ब्लिंक कर रहा था, 1998। तभी पूरे स्टेशन पर एक तेज सायरन गूंजा। कोहरा और गहरा हो गया और कोहरे के बीच से बहुत सारे लोग निकलकर प्लेटफॉर्म पर जमा होने लगे। वो सामान्य यात्री नहीं थे। किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का सर अलग लटक रहा था, किसी के शरीर पर जलने के निशान थे। वो सब पटरी की तरफ देख रहे थे, बिल्कुल शांत। फिर दूर से एक ट्रेन की रोशनी दिखाई दी, लेकिन वो रोशनी पीली नहीं थी, वो खून जैसी लाल थी। ट्रेन स्टेशन में दाखिल हुई। वो ट्रेन काली थी और उस पर से मांस के लोथड़े लटक रहे थे। खिड़कियों के अंदर लोग जल रहे थे, चीख रहे थे, और प्लेटफॉर्म पर खड़े वो लोग एक एक करके उस ट्रेन में चढ़ने लगे। मैं एक खंबे के पीछे छुप गया। तभी मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो टीटीई था। उसका चेहरा पीला था, आंखें पूरी सफेद। वो मुस्कुराया और बोला, आपका टिकट कंफर्म हो गया है आर्यन बाबू। सीट नंबर 66 आपका इंतजार कर रही है। नहीं, मुझे नहीं जाना। मैंने उसका हाथ झटका। उसने कहा, यहां जो आता है वो वापस नहीं जाता। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। उसका शरीर धूल बनकर बिखर गया। मैं भागा जंगल की तरफ। मुझे लगा खाई में गिरना इस ट्रेन में चढ़ने से बेहतर है। पीछे से आवाजें आ रही थीं, रुक जाओ, हमारे साथ चलो। अचानक मेरे पैरों के नीचे जमीन खत्म हो गई। मैं खाई में गिर गया। जब आंख खुली, सूरज चमक रहा था। मेरे सामने गांव वाले और एक पुलिस वाला खड़ा था। पुलिस वाले ने कहा, आप रेलवे ट्रैक के पास बेहोश पड़े थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, काला पहाड़ हॉल्ट। पुलिस वाला बोला, 1998 में वहां एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। पूरी ट्रेन जल गई थी। अब वहां कोई स्टेशन नहीं है। मैंने खुद को समझाया, शायद ये सपना था। तभी मेरी जेब से एक जला हुआ टिकट गिरा। उस पर लिखा था, तारीख 14 अक्टूबर 1998, सीट नंबर 66। पीछे लाल स्याही में लिखा था, हम फिर मिलेंगे आर्यन। मैंने दूर पटरियों की तरफ देखा। धुंध में वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसने हाथ हिलाया और गायब हो गई। वो टिकट आज भी मेरे पास है। उस दिन के बाद मैंने कभी ट्रेन में सफर नहीं किया, लेकिन मुझे पता है वो इंतजार कर रहे हैं। काला पहाड़ हॉल्ट आज भी वहीं है, कोहरे के पीछे छुपा हुआ, अपनी अगली सवारी के इंतजार में। क्या आप अगली ट्रेन पकड़ने वाले हैं? जरा अपना टिकट चेक कर लीजिएगा, कहीं मंजिल की जगह मौत तो नहीं लिखी। बढ़ते हैं अगले कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई बनी बनाई दास्तान नहीं है, बल्कि वो खौफनाक हकीकत है जिसे मेरे परिवार ने दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी में भोगा है। लोग कहते हैं कि अपना घर सपनों का महल होता है, लेकिन हमारे लिए वो घर एक कब्र बन गया था। ये सब शुरू हुआ पिछले साल नवंबर में, जब मेरे पापा सुरेश जी को करोल बाग के पास एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर बहुत सस्ते में एक फ्लैट मिल गया। हम सब खुश थे। मैं, मेरे पापा, मेरी माँ सुमन और मेरी छोटी बहन रिया। हमें लगा कि दिल्ली जैसे महंगे शहर में इतना बड़ा घर मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं है। लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि उस घर की कीमत हमें पैसों से नहीं, बल्कि अपनी रूह कंपा देने वाले डर से चुकानी पड़ेगी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, उसी दिन से अजीब चीजें महसूस होने लगी थीं। वो बिल्डिंग बाहर से पीली और मटमैली दिखती थी और उसके गलियारे में दिन में भी अंधेरा रहता था। जब हम सामान अंदर रख रहे थे तो एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सड़े हुए बादाम और मोगरे के फूलों की मिलीजुली महक। माँ ने कहा कि पुराना बंद घर है, इसलिए सीलन की बास होगी, धूप अगरबत्ती जलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो महक जाने वाली नहीं थी। पहली घटना मेरे साथ उसी रात हुई। सफर की थकान की वजह से हम सब जल्दी सो गए थे। रात के करीब 2 या 3 बजे होंगे, मुझे अचानक प्यास लगी। मैं उठा और किचन की तरफ बढ़ा। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा चुभने वाला था। जैसे ही मैं पानी की बोतल उठाने के लिए झुका, मुझे हॉल से किसी के चलने की आवाज आई। छम छम छम। वो पायल की आवाज थी। मैंने सोचा शायद रिया उठी होगी। मैंने आवाज दी, रिया तू है क्या? कोई जवाब नहीं मिला।
मैंने टॉर्च जलाई और हॉल की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर बाथरूम से लेकर सोफे तक गीले पैरों के निशान थे। और वो निशान आम नहीं थे, वो उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ और उंगलियां पीछे की तरफ। मेरा गला सूख गया। मैं डर के मारे वापस अपने कमरे में भाग गया और रजाई में मुंह छिपा लिया। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, शायद नींद में कुछ और देख लिया होगा। अगले 2 दिन सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन तीसरी शाम को उस घन ने अपना असली रूप दिखाया। मेरी माँ किचन में खाना बना रही थी, पापा भी ऑफिस से आए नहीं थे और मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक किचन से माँ के जोर से चीखने की आवाज आई। मैं और रिया दौड़कर वहां पहुंचे। हमने देखा कि माँ कोने में दुबक कर बैठी हैं और कांप रही हैं। गैस चूल्हा अपनी पूरी तेजी पर जल रहा था, लपटें चिमनी तक जा रही थीं। माँ ने हकलाते हुए बताया कि जब वो सब्जी चला रही थीं तो उन्हें अपनी गर्दन के ठीक पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और फिर एक भारी फटी हुई आवाज ने उनके कान में कहा, नमक कम है, मुझे फीका खाना पसंद नहीं। और जैसे ही माँ पलटी, किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया। माँ के कंधे पर 5 उंगलियों के नीले निशान छप गए थे। वो निशान इतने गहरे थे जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली से उन्हें जकड़ लिया हो। पापा जब आए तो उन्होंने इसे माँ का ब्लड प्रेशर और वहम बताकर टाल दिया, लेकिन मैं जानता था कि यहाँ कुछ तो गलत है। फिर वो दिन आया जब उस साये ने मेरी बहन रिया को निशाना बनाया। रिया अपने कमरे में वीडियो कॉल पर अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। रात के 11 बज रहे थे। अचानक उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। रिया को लगा कि फ्यूज ढीला है, लेकिन तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर अजीब से झिलमिलाते हुए डरावने चेहरे आने लगे। रिया ने डर कर लैपटॉप बंद कर दिया। जैसे ही वो बिस्तर से उठने लगी, उसे अपने बेड के नीचे से खुरचने की आवाज आई। खर खर खर, जैसे कोई लकड़ी को नाखूनों से नोच रहा हो। रिया ने हिम्मत करके नीचे झांका। अंधेरे में 2 लाल चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। इससे पहले कि रिया चीख पाती, एक अदृश्य ताकत ने उसके बाल पकड़े और उसे बेड के नीचे खींचने लगी। रिया की चीख सुनकर मैं दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। जो मंजर मैंने देखा वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। रिया हवा में 2 फीट ऊपर लटकी हुई थी। उसका गला किसी ने पकड़ रखा था, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। रिया की आंखें पथरा गई थीं और उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। कमरे का तापमान इतना ठंडा था कि मेरे मुंह से भाप निकल रही थी। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और रिया के पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगा। बड़ी मुश्किल से वो नीचे गिरी और बेहोश हो गई। उसके गले पर जलने जैसे रस्सी के निशान थे। अब बात सर से ऊपर जा चुकी थी। हम उसी वक्त घर छोड़ना चाहते थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर का मुख्य दरवाजा जाम हो चुका था। हम उसे खोल ही नहीं पा रहे थे। हम उस फ्लैट में कैद हो चुके थे। अगली सुबह हमारी पड़ोसन मिसेस गुप्ता बालकनी से हमें आवाज देकर बात करने लगी। उन्होंने दबी जुबान में हमें उस घर का खौफनाक सच बताया। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले यहां मीरा नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति एक शक्की और जालिम इंसान था। उसे लगता था कि मीरा का कहीं और से चक्कर है। एक रात करवा चौथ के दिन उसके पति ने उसे धोखे से खीर में जहर मिलाकर पिला दिया। मीरा तड़प तड़प कर उसी हॉल में मरी जहां हम टीवी देखते थे। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि इस घर में कभी कोई परिवार बस नहीं पाएगा। उसके मरने के बाद उसका पति भी पागल होकर बालकनी से कूद गया था। तब से मीरा की आत्मा यहीं भटक रही है। उसे सुखी परिवारों से नफरत है, खासकर औरतों से, क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने उसका घर छीन लिया है। हमने समझ लिया था कि अब विज्ञान या तर्क काम नहीं आएगा। मिसेस गुप्ता ने हमें एक अघोरी तांत्रिक पंडित भैरवनाथ के बारे में बताया। पापा ने किसी तरह उन्हें फोन किया और वो उसी शाम हमारे घर आए। पंडित जी के आते ही घर का माहौल और भारी हो गया। उन्होंने काले कपड़े पहने थे और हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल था। अंदर आते ही उन्होंने कहा, हवा में बहुत गुस्सा है, ये आत्मा आसानी से नहीं जाएगी, इसे जलाना होगा। पंडित जी ने हॉल के बीचों बीच एक सुरक्षा घेरा बनाया और हम सबको उसके अंदर बैठने को कहा। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि चाहे जो भी हो जाए, कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ही उन्होंने हवन और मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। किचन के बर्तन हवा में उड़कर दीवारों से टकराने लगे। पूरा घर कांपने लगा। अचानक रिया, जो मेरे बगल में बैठी थी, वो अजीब तरह से हंसने लगी। वो हंसी रिया की नहीं थी, वो किसी भारी और डरावनी औरत की हंसी थी। रिया का शरीर अकड़ गया और उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ गई। उसने पंडित जी की तरफ देखकर अपनी खौफनाक आवाज में कहा, ए ढोंगी, तू मुझे नहीं निकाल सकता, ये मेरा घर है,
मैं इन सबको अपने साथ ले जाऊंगी। पंडित जी ने अपनी आवाज ऊंची की और मंत्र तेज कर दिए। उन्होंने मुझसे चिल्लाकर कहा, आर्यन, ये आत्मा किसी चीज से बंधी हुई है। इसका कोई सामान इस घर में अब भी मौजूद है जिसे इसने बहुत संभाल कर रखा है। जब तक वो चीज नष्ट नहीं होगी ये नहीं जाएगी। याद करो मिसेस गुप्ता ने क्या बताया था, उसकी मौत कैसे हुई थी। मेरे दिमाग में बिजली की तरह ख्याल आया। करवा चौथ, जहर, औरतों के लिए सबसे कीमती चीज, मंगलसूत्र। मैंने पंडित जी से कहा, बाबा उसका मंगलसूत्र, शायद उसका पति उसे छिपा गया होगा। पंडित जी ने कहा, ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं है, शायद किचन में जहां उसने आखिरी सांस ली थी। मैं डरते डरते सुरक्षा घेरे से बाहर निकला। मेरे ऊपर अदृश्य हाथों से थप्पड़ पड़ रहे थे, चीजें फेंकी जा रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई मेरा गला घोंट देगा। मैं रेंगता हुआ किचन में गया। वहां चिमनी के पीछे एक पुरानी ईंट थोड़ी ढीली लग रही थी। मैंने उसे खींचा। वहां एक छोटा सा छेद था और उसके अंदर एक काली गंदी पोटली रखी थी। मैंने उसे निकाला तो उसमें एक पुराना टूटा हुआ मंगलसूत्र था। मिल गया बाबा, मैं चिल्लाया और दौड़कर हॉल में आया। रिया, जिसके अंदर मीरा की आत्मा थी, वो मेरी तरफ झपटी। वो हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ आ रही थी। इससे पहले कि वो मुझे छू पाती, मैंने वो मंगलसूत्र हवन की जलती हुई आग में फेंक दिया। जैसे ही वो मंगलसूत्र आग में गिरा, एक ऐसी चीख गूंजी जिससे लगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। रिया का शरीर हवा में झटका खाकर नीचे गिरा। घर के कोनों से काला धुआं निकलने लगा और एक बवंडर की तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकल गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो बदबू, वो भारीपन, वो डर, सब गायब हो गया। रिया बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। उस रात के बाद हमने एक पल भी वहां नहीं बिताया। अगली सुबह होते ही हम अपना सामान छोड़कर वहां से निकल गए। बाद में हमने मूवर्स को भेजकर सामान मंगवाया। आज हम दिल्ली के दूसरे कोने में एक नए घर में रहते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन वो खौफ आज भी हमारे दिलों में बैठा है। कभी कभी रात को जब मैं सोता हूं तो मुझे लगता है कि बेड के नीचे से कोई खुरच रहा है। मैं उठकर देखता हूं तो कोई नहीं होता। पंडित जी ने कहा था कि वो जा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ यादें आत्माओं से भी ज्यादा डरावनी होती हैं, जो ताउम्र आपका पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप भी दिल्ली में कोई पुराना घर लेने की सोच रहे हैं तो दीवारों के कान लगाकर जरूर सुन लीजिएगा। कहीं कोई मोगरे की महक के साथ आपका इंतजार तो नहीं कर रहा। बढ़ते हैं अगले कहानी की ओर। ये कहानी अभिषेक की है। अभिषेक गुजरात का रहने वाला है, लेकिन इस घटना की एग्जैक्ट लोकेशन बताने से उसे सख्त मना किया गया है। कहा गया था कि अगर उसने उस जगह का नाम लिया तो उसके लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अभिषेक आज भी नहीं जानता कि उसे ये चेतावनी इंसानों ने दी थी या किसी और ने। मेरा नाम अभिषेक है। मैं कोई लेखक नहीं हूं, ना ही मुझे कहानियां बनाने का शौक है। मैं बस वो सुना रहा हूं जो मैंने खुद देखा, महसूस किया और झेला है। ये घटना मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात से जुड़ी है। एक ऐसी रात जिसके बाद मेरी सोच, मेरी नींद और मेरा भरोसा सब बदल गया। उस वक्त मैं कॉलेज में था। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे। राहुल, जो हर चीज को मजाक समझता था। अमन, जो बहुत कम बोलता था लेकिन माहौल की छोटी छोटी चीजें नोटिस करता था। और विक्रम, जिसे हर चीज कैमरे में कैद करनी होती थी, चाहे वो सही हो या गलत। हम चारों को सुनसान और बदनाम जगहों पर जाने का शौक था। हमें लगता था कि डर सिर्फ दिमाग का खेल है, भूत प्रेत जैसी चीजें बस कहानियों में होती हैं। हम यही सोचकर खुद को बहुत समझदार मानते थे। हमारे इलाके से थोड़ी दूरी पर एक पुराना सरकारी स्कूल था। वो स्कूल करीब 25 साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। दिन में भी उस स्कूल के पास से गुजरते वक्त अजीब सी घुटन महसूस होती थी। गांव के लोग उस स्कूल के पास जाना पसंद नहीं करते थे। किसी की गाय वहां बंध जाए तो वो भी रात होने से पहले खोल लाते थे। लोगों का कहना था कि उस स्कूल में एक बड़ा हादसा हुआ था। एक रात अचानक स्कूल में आग लग गई थी। उस वक्त स्कूल में कुछ बच्चे और एक शिक्षक मौजूद थे। आग इतनी तेज थी कि किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। सरकारी कागजों में मामला दबा दिया गया, लेकिन उस स्कूल के बाद वहां कभी शांति नहीं रही। उस रात राहुल ने कहा कि चलो आज उसी स्कूल चलते हैं। उसने हंसते हुए कहा कि आज सबको दिखा देंगे कि डर जैसी कोई चीज नहीं होती। अमन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसे उस स्कूल के बारे में सपने आते हैं, ऐसे सपने जिनमें बच्चे उसे आवाज देकर बुलाते हैं। लेकिन हमने उसकी बात को मजाक समझा। रात करीब 11:30 बजे हम निकले। आसमान में बादल थे। चांद बार बार बादलों में छिप जा रहा था।
जैसे जैसे हम स्कूल के पास पहुंच रहे थे, माहौल और ठंडा होता जा रहा था, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। स्कूल का गेट आधा खुला हुआ था। लोहे का दरवाजा जंग से पूरी तरह लाल हो चुका था। गेट पर अभी भी स्कूल का नाम लिखा हुआ था। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, मेरे कानों में किसी के धीरे से सांस लेने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। अंदर चारों तरफ सन्नाटा था। क्लासरूम में टूटे हुए बेंच पड़े थे। फर्श पर किताबों के जले हुए पन्ने बिखरे थे। ब्लैक बोर्ड पर चौक से कुछ लिखा हुआ था जो आधा मिट चुका था। बस इतना साफ दिख रहा था, आज छुट्टी है। विक्रम ने कैमरा ऑन किया। वो चारों तरफ रिकॉर्ड करने लगा। तभी अचानक कैमरा बंद हो गया। उसने दोबारा ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पूरी काली थी। उसी पल स्कूल की घंटी बज उठी। एक बार नहीं, लगातार 3 बार। उस आवाज से मेरा सिर सुन्न हो गया। राहुल की हंसी भी अब रुक चुकी थी। अमन की आंखें दरवाजे की तरफ टिकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, ऊपर कोई चल रहा है। ऊपर की मंजिल से बच्चों के दौड़ने की आवाज आने लगी। कदमों की आवाज सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस आवाजें थीं, हंसी, रोना और फुसफुसाहट। हम ऑफिस रूम में घुसे। वहां एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी में एक रजिस्टर पड़ा था। उस रजिस्टर में बच्चों के नाम लिखे थे। हर नाम के आगे हाजिरी लगी हुई थी। आखिरी तारीख वही थी जिस दिन आग लगी थी। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। तभी मैंने सामने देखा। ब्लैक बोर्ड के पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसका शरीर जला हुआ था। आंखें पूरी तरह काली थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, सर, छुट्टी नहीं हुई। उसके पीछे और भी बच्चे खड़े थे। सबके चेहरे जले हुए थे। सब एक साथ हंसने लगे। उनकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। हम भागे गेट की तरफ, लेकिन गेट बंद था। विक्रम लड़खड़ा के गिर पड़ा। जब मैंने उसे उठाया तो उसकी पीठ पर बच्चों के हाथ के निशान थे, छोटे जले हुए हाथों के निशान। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हम बाहर खड़े थे, जैसे स्कूल ने हमें बाहर फेंक दिया हो। अगली सुबह विक्रम कोमा में चला गया। राहुल ने बोलना बंद कर दिया। अमन रातों रात शहर छोड़कर चला गया। और मैं जिंदा तो हूं, लेकिन पहले जैसा नहीं हूं। उस रात के बाद पुलिस आई थी। हमसे घंटों पूछताछ हुई। स्कूल को दोबारा सील कर दिया गया। सरकारी लोगों ने साफ कहा कि हम जो बता रहे हैं उसका कोई सबूत नहीं है। कैमरे की रिकॉर्डिंग करप्ट हो चुकी थी। स्कूल के अंदर जाने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड कभी था ही नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर पाया। विक्रम की पीठ पर बने वो निशान डॉक्टरों ने भी देखे थे। उन्होंने कहा कि ये जलने के निशान हैं, लेकिन आग से नहीं। राहुल की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। वो अचानक बच्चों की तरह बर्ताव करने लगा। कभी दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश करता, कभी जमीन पर बैठकर रोने लगता। डॉक्टरों ने इसे मानसिक सदमा बताया। अमन ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो शहर छोड़कर चला गया। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। कभी कभी सोचता हूं, शायद वो हमसे ज्यादा समझदार था। मैंने उस स्कूल के बारे में दोबारा जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक बात आज भी मेरे दिमाग से नहीं जाती। जिस रात हम वहां गए थे, उसी रात पास के गांव में एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। वो वही चौकीदार था जो सालों पहले उस स्कूल में ड्यूटी पर था। इस कहानी से मैंने कोई बहादुरी नहीं सीखी। मैंने बस ये समझा कि हर बंद जगह खाली नहीं होती और हर छोड़ी हुई इमारत सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती। कुछ जगहें समय में फंसी रह जाती हैं, और अगर आप वहां चले गए तो हो सकता है आप बाहर तो आ जाएं, लेकिन वो जगह आपके अंदर हमेशा के लिए रह जाए। मेरा नाम संतोष है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव सोनबरसा से हूं। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये वही है जो मैंने अपनी आंखों से देखा और आज तक भूल नहीं पाया। ये बात लगभग 10 साल पुरानी है। तब मैं 25 साल का था और खेतीबाड़ी में अपने पिता का हाथ बटाता था। हमारे गांव में एक पुराना तालाब है। लोग उसे पलटन बाबा का तालाब कहते हैं। असल में पलटन बाबा कोई साधु नहीं थे। वो कभी जमींदार के यहाँ काम करने वाले एक साधारण किसान थे, जिनकी मौत उस तालाब में डूबकर हुई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस तालाब के पास सूरज ढलने के बाद नहीं जाना चाहिए, पर हम जैसे जवान लोग इन बातों को हंसी में उड़ा देते थे। उस रात मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद मैंने दोबारा उस तालाब की तरफ देखा तक नहीं। उस दिन धान की कटाई देर से खत्म हुई थी। मेरे साथ मेरा चचेरा भाई रमेश था। हम दोनों खेत से लौट रहे थे और रास्ता छोटा करने के लिए तालाब के किनारे किनारे चल पड़े।
घड़ी में लगभग 8:30 बज रहे थे। आसपास कोई आवाज नहीं थी, बस झिंगुरों की आवाज और कभी-कभी तालाब से उठती हल्की सी पानी की लहर। रमेश ने चलते चलते कहा, संतोष, आज तालाब कुछ ज्यादा ही शांत नहीं लग रहा। मैं हंस दिया, अबे चुप कर डरपोक, दिन भर की थकान है इसलिए दिमाग खेल कर रहा है। हम दोनों आगे बढ़ते रहे, तभी अचानक तालाब के बीचों बीच से पानी हिलने की आवाज आई। मैं रुक गया, रमेश भी रुक गया। हमने ध्यान से देखा, पानी में कोई जानवर नहीं था, फिर भी पानी ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अंदर से चल रहा हो। रमेश की आवाज कांप गई, संतोष, कोई है वहां? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले तालाब से किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी, धीमी, भारी, ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत देर से पानी के अंदर रुका हो और अब सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। मेरे पूरे शरीर में झुंझुनी दौड़ गई। अचानक पानी के ऊपर एक साया उभरा, पूरा शरीर नहीं, बस कंधे तक। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाल बहुत लंबे और चेहरे पर कुछ ऐसा जिसे आंखें देखने से मना कर रही थीं। रमेश पीछे हट गया, उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, भाग। लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। तालाब से वो साया धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। पानी टपकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसने बोलना शुरू किया। आवाज नहीं, कराह थी, संतोष। मैं सन्न रह गया, उसे मेरा नाम कैसे पता? रमेश ने मेरा हाथ खींचा और हम दोनों भागने लगे। हम मुश्किल से 10 कदम ही भागे होंगे कि पीछे से आवाज आई, रमेश। अब रमेश रुक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरा नाम कैसे जानता है? हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, वो साया अब तालाब से बाहर आ चुका था। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, पैर उल्टी दिशा में और गर्दन एक तरफ झुकी हुई। उसके कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे गांव के पुराने किसान पहना करते थे। और तभी मुझे याद आया, पलटन बाबा की मौत भी तो ऐसे ही हुई थी। लोग कहते थे उनका शरीर तालाब से निकालते समय अकड़ा हुआ था। वो साया हमारे पास आता जा रहा था। तभी रमेश ने कांपती आवाज में कहा, संतोष, ये पलटन बाबा हैं। उस साये ने अचानक जोर से चिल्लाया, मैं डूबा नहीं था, मुझे धक्का दिया गया था। मेरे कानों में जैसे खून जम गया। जमींदार के आदमी, मेरी जमीन, मेरी सांस। उसके मुंह से काला पानी गिरने लगा। मैंने रमेश का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। हम दोनों खेतों की तरफ भागे। पीछे से उसके चलने की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि घिसटने की। कुछ दूर जाकर हम गिर पड़े। जब हिम्मत करके पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। तालाब के पास रमेश के पैरों के निशान मिले, लेकिन मेरे नहीं, जैसे मैं वहां गया ही नहीं था। उस दिन के बाद रमेश बदल गया। वो चुप चुप रहने लगा, रात को चीखते हुए उठ जाता। 1 हफ्ते बाद उसने मुझसे कहा, संतोष, वो हर रात मेरे सपने में आता है। कहता है कि तू उसे देख नहीं पाया, लेकिन मैंने देखा था पूरा सच। मैंने पूछा, कौन सा सच? रमेश ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, पछतावा था। पलटन बाबा को धक्का मेरे दादा ने दिया था, जमींदार के कहने पर। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। उसी रात रमेश तालाब की तरफ चला गया। सुबह उसका शव मिला, तालाब में नहीं, किसान के खेत में। शरीर सूखा था, लेकिन मुंह से पानी बह रहा था। आज भी गांव में शाम के बाद उस तालाब के पास से कोई नहीं गुजरता। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय एक नए वीडियो और एक नई सच्ची घटना के साथ।